नमस्कार देवी और सज्जनों, व्यालोकवाणी में आप सभी का स्वागत है। और जैसी कि हमारी रवायत है, पहले मैं मोनोलॉग करता हूं 2-2.5 मिनट का, उसके बाद विषय प्रवेश करते हैं। लेकिन आज उस रवायत को मैं तोड़ रहा हूं, इसलिए कि आज हमारे जो अतिथि हैं, इनसे आप में से कई सुपरिचित होंगे, क्योंकि ये कई टीवी चैनल्स पर और कई जगहों पर दिख चुके हैं और इन्होंने एक अनोखा विश्व रिकॉर्ड बनाया है। ये दावा करते हैं कि यह भारत के सबसे पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, भारत या दुनिया के, वो इनसे बातचीत में पता चलेगा। 13 विषयों से इन्होंने यूजीसी नेट की परीक्षा उत्तीर्ण की है। ये हमारे जेएनयू के साथी हैं, डॉक्टर लक्ष्मण सिंह देव। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद व्यालोक भाई, क्या हाल है, कैसा चल रहा है? बढ़िया। इंट्रो इनका और देना पड़ेगा, परिचय और देना पड़ेगा, क्योंकि मैं आज इनसे ईरान पर बात करने वाला हूं। तो आप लोगों को जैसा पता है कि मैं हर एक विषय पर उसके अधिकारी व्यक्ति को बुलाता हूं, और आम फहम पत्रकारों की तरह मैं ये दावा नहीं करता कि मैं इस दुनिया के हर एक विषय का जानकार हूं। ईरान में बगावत हो रही है, ईरान में तख्ता पलट की आहट है। अभी तक सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 62 लोगों की जान जा चुकी है। सेना सड़कों पर है, प्रदर्शनकारी सड़कों पर हैं, और पुराने झंडे को, जो इस्लामिक रेवोल्यूशन के पहले ईरान में था, सिंह और सूर्य दोनों थे उस झंडे पर, उस झंडे को ईरान के सेंट्रल स्क्वायर में प्रदर्शनकारियों ने लहरा दिया है। मैं डॉक्टर लक्ष्मण से क्यों बात करूंगा ईरान के इस पर, क्योंकि डॉक्टर लक्ष्मण अभी लौटे हैं ईरान से कुछ महीने पहले, 2 वर्षों के बाद। इन्होंने ईरान में पारसियों के बारे में शोध किया, और मजे की बात देखिए, ये जानकारी किसी के पास नहीं होगी कि भारत का जोगी समुदाय अच्छी खासी संख्या में ईरान में है, और वो वहां प्रवास कर चुका है। डॉक्टर देव स्वतंत्र शोधार्थी हैं, और इतना ही नहीं, हॉलीवुड की एक फिल्म है स्वेट पैंट, उसके सह निर्माता भी हैं। परिचय में काफी ज्यादा हो गया, तो अब मुद्दे की बात। आप ईरान में 2 साल बिताकर आए हैं लक्ष्मण। हम राजनीतिक बात अभी छोड़ दें, आपके ईरान में क्या अनुभव रहे, और क्या आपको कभी लगता था कि ऐसे हालात हो जाएंगे जो अभी हम लोग देख रहे हैं? हालांकि जब आप 2 साल पहले गए थे तो शायद तब भी वहां हिजाब को लेकर जबरदस्त प्रदर्शन और हंगामे हुए थे, उसमें जाने गई थी। यहां से शुरू करते हैं। आप ईरान जब गए, 2 साल के आपके अनुभव क्या रहे, और क्या आपको ये अंदेशा था कि ऐसा कुछ हो सकता है? जी। हाँ, सबसे पहले मैं सभी दर्शकों को का अभिवादन करता हूँ, नमस्ते। और परिचय तो मेरा दे ही दिया है व्यालोक ने। व्यालोक मेरा पुराना दोस्त है, और बहुत दिनों से ये जो बात थी ये लंबित थी, तो आज हो रही है। तो हाँ, मैं 2 साल पहले ईरान गया था, और जब मैं गया, महाशा अमीनी की के देहांत के 6 दिन बाद में ईरान गया, क्योंकि मुझे ईरान में फारसी की पढ़ाई करनी थी। उसके बहुत सारे कारण थे कि मैं फारसी क्यों पढ़ना चाहता था, क्योंकि मुझे मिडिवल हिस्ट्री में मेरा बहुत इंटरेस्ट है। तो एक दिन मैं टोंक गया, जयपुर के पास एक जगह है राजस्थान, तो वहाँ मैं एक लाइब्रेरी में गया। तो लाइब्रेरी में मैंने देखा कि ज़्यादातर जो मिडिवल हिस्ट्री की किताबें हैं, पठान इतिहास के शोध के सिलसिले में गया, तो वो फारसी में है। क्योंकि मैंने 2010 में ही जामिया मिल्लिया इस्लामिया से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया था ईरानोलॉजी का, और ईरान में मेरा बहुत इंटरेस्ट रहा है। और क्योंकि ईरान हमारा एक पड़ोसी देश था, पाकिस्तान के बनने से पहले ईरान हमारा पड़ोसी देश था, ये सब बात सब लोगों को पता ही है। तो फिर मैंने सोचा कि भारत में जो फारसी की पढ़ाई है ना, वो बहुत ही घटिया है। मैं खुल के बोल रहा हूँ ये बात। यहाँ जो फारसी पढ़ाई जाती है वो 200 साल पुरानी फारसी पढ़ाई जाती है। तो मुझे इस बात का पता था कि अगर फारसी पढ़नी है तो ईरान जाना है। तो मैं ईरान चला गया, और वहाँ बहुत ज़बरदस्त प्रोटेस्ट चल रहे थे। जब मैं 5 दिन बाद वहाँ पहुँचा, 17 सितंबर को माशा अमीनी की मृत्यु हुई थी, और मैं 23 सितंबर को ईरान पहुँचा था 2022 में। और ये तो मतलब इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि वहाँ की जो जनता है वो बहुत ही इकोनॉमिक कारणों से, ज़्यादा बड़ा जो कारण था वो इकोनॉमिक कारण था। और महाशा अमीनी की जो मृत्यु थी उसने उसमें एक चिंगारी डाली, और वहाँ बहुत ज़बरदस्त प्रोटेस्ट शुरू हुए। तो ये बहुत बड़ा कारण रहा है वहाँ। और प्रोटेस्ट होना वहाँ ये एक आम बात है। इंडिविजुअल प्रोटेस्ट भी होते रहते हैं, और सामूहिक रूप से भी प्रोटेस्ट होते रहते हैं।
अब हम आपकी और कोई जिज्ञासा, मतलब इसी बात को थोड़ा सा आगे विस्तार देंगे अगर कोई और भी इस पे प्रश्न हो, फिर मैं बातों को धीरे धीरे खोलूंगा। बाहर से जब हम ईरान को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि पूरा ईरान जैसे जल रहा है। इस्लामिक क्रांति जब हुई उससे पहले रजा शाह पहलवी थे, उनकी भी जो आमद हुई थी ईरान में, वह भी लगभग एक क्रांति ही थी और उन्होंने बहुत सारे सुधार किए। लेकिन इस्लामिक क्रांति के बाद महिलाओं के अधिकार कम हुए, महिलाओं को बुर्के में, हिजाब में, पर्दे में रखा गया। बावजूद इसके ईरान की प्रगति और बाकी चीजें चलती रही कहीं ना कहीं, यहाँ तक कि अमेरिका जैसे देश को अगर उस पर हमला करना पड़ रहा है या बार बार धमकी देनी पड़ रही है, ईरान न्यूक्लियर पावर भी बनने के इसमें, तो थोड़ा सा ये समझना है कि उस समाज की जो गुत्थी है, क्योंकि मुझे लगता है कि ईरान में 99% तो शिया ही मुसलमान होंगे शायद, तो वहां केवल और केवल सत्ता के विरुद्ध यह संघर्ष है या इसका कोई मजहबी एंगल भी है? कैसे इस पूरे बवाल को समझेंगे आपके अनुभव से? इस बवाल को समझने के लिए मैं पहले 2500 साल पहले जाना पड़ेगा, जब ठीक। साइरस का राज था। और मैं अपने परिचय में एक बात बतानी भूल गया कि मैं वहां के शीर्ष थिंक टैंक का पार्ट रहा हूँ राजनीतिक रूप से। शीर्ष थिंक टैंक मतलब उससे ऊपर का कोई थिंक टैंक ईरान में नहीं था। और मुझे जाने के बाद ही, क्योंकि मेरी ईरान पर और ईरान के मिडिल ईस्ट के मामलों में ऐसी एक्सपर्टीज है कि मुझे उसमें स्थान मिला। मैं वहां के शीर्ष थिंक टैंक का पार्ट रहा हूँ और सिर्फ मैं खामेनेई साहब से नहीं मिला, बाकी वहां के मैं सभी शीर्ष लोगों से मिला हुआ हूँ। तो ये भी बताना जरूरी है कि मैं मेरा जो वहां का जो शोध है वो किस स्तर का है। तो सबसे पहली बात ये 2500 साल पुरानी ये कहानी है, क्योंकि ईरान एक सिविलाइजेशन था। अब मैं आपको बात करूं कि जो भोजन एटिकेट्स हैं या टेबल एटिकेट्स हैं, ये साइरस के समय में शुरू हुए थे 2500 साल पहले। और साइरस का जो एम्पायर था, जो महान ईरानी साम्राज्य की जो बात करते हैं, वो दुनिया का सबसे बड़ा साम्राज्य था। वो इस कारणवश था वो सबसे बड़ा साम्राज्य क्योंकि उसके अंतर्गत सबसे ज्यादा जो परसेंटेज की जो जनसंख्या थी पूरी दुनिया की, वो थी शायद 42%। और भारत का भी एक छोटा सा हिस्सा उस समय ईरान के अंतर्गत आता था। और आपको तो शायद पता ही होगा कि जो हिंदू शब्द है, ये फारसी का शब्द है, ये पुरानी फारसी का शब्द है। हिंदी और हिंदू ये दोनों पुरानी फारसी के शब्द हैं। तो ईरानियों को एक अपनी कल्चरल पहचान रही है उनकी। और इस्लाम वहां आया और वहां जुल्म सितम हुए, सब हुआ। और इसमें मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जोड़ देना चाहता हूं। उससे पहले जो वहां जोरास्ट्रियंस थे ईरान में 6वीं और 7वीं शताब्दी में, वे भी अपने अल्पसंख्यकों के साथ बहुत ज्यादा जुल्म करते थे। और मैं इस बात को बार बार इस वजह से बोलता हूं कि वहां एक पुरोहितों का एक वर्ग था, वो उसका बहुत ज्यादा प्रभुत्व हो गया था। और वहां उस समय ईरान में 1400 साल पहले इस्लाम के इस्लामिक और या अरबी हमले से पहले वहां बहुत ही ज्यादा विप्लव की स्थिति थी, जिसका फायदा वहां अरबी फौजों ने उठाया और वे उन लोग वहां काबिज हो गए। लेकिन ईरान की साथ एक खास बात है कि उनकी अपनी कल्चरल आइडेंटिटी, जब वहां अरबी लोगों ने जब वहां काबिज हो गए तो उनकी पहचान खत्म करने की चेष्टा की। तो इसी वजह से वहां एक कल्चरल रेजिस्टेंस शुरू हुआ, एक सांस्कृतिक प्रतिरोध शुरू हुआ। और वहां के लोगों ने मतलब अपनी भाषा को रिवाइव करना शुरू किया। अनमने भाव से उन्होंने इस्लाम को स्वीकार तो किया, लेकिन उन्होंने अपनी पहचान को नहीं छोड़ा। उन्होंने कहा ठीक है, हमें रसूल अल्लाह मोहम्मद के संदेश से कोई समस्या नहीं है, कुरान से कोई समस्या नहीं है, लेकिन कल्चर तो हमारा चलेगा, जो कि फारसी कल्चर है। और फिरदौसी ने बाद में जब अरबी प्रभाव बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा था, तो अपनी एक कौमी पहचान या एक राष्ट्रीय अस्मिता के लिए उन्होंने शाहनामा की रचना की, जिसमें शाहनामा में वहां के राजाओं का इतिहास है, जिसमें 2/3 जो राजा हैं वो इस्लाम पूर्व के हैं। तो उन्होंने अपनी जो एक अस्मिता है उसको बचाने के लिए और जो फारसी भाषा है उसको बचाने के लिए संघर्ष किया। और ईरान जो हमेशा है वो अरब और अजम
अजम बोलते हैं गूंगे को, और अरब, अरब मतलब तो अजम, अरबियों के जो मानना था कि जो ईरान के बाकी जो लोग हैं, नॉन अरबिक वर्ल्ड है, वो गूंगे हैं, मतलब उनके पास ऐसा नहीं है। तो ये कल्चरल जो अरबियों का ईरानियों के साथ जो संघर्ष है, ये भी बहुत पुराना है, इसे हमें समझना पड़ेगा। और धीरे 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 लेकिन ईरान ने शाहनामा के बाद अपनी सांस्कृतिक अस्मिता को बचाए रखा, और ये सब उस चीज का विस्तार है। लेकिन जो अभी का जो एक प्रोटेस्ट है, इसका सबसे बड़ा जो कारण है वो आर्थिक कारण है, क्योंकि जब मोहम्मद रजा शाह पहलवी 1979 में पदच्युत हुए और उन्हें ईरान छोड़कर भागना पड़ा, तो उस समय वहां जो ईरान की करेंसी है, मैं उसके बारे में बता दूं, वो रियाल है, और 10 जब उसको 10 गुना कर देते हैं तो तोमान हो जाती है। तो उस समय 7 तोमान का $1 था, और आज अभी मतलब 70 रियाल का $1 था 1979 में, और आज की स्थिति यह है कि आज $1 के बदले में 1,45,000 रियाल मिल रहे हैं। देखिए कितनी ज्यादा मुद्रास्फीति बढ़ी। कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो धार्मिक हो, मुसलमान हो, अकीदे वाला हो, सब हो, सारी बातें ठीक है, लेकिन जब आर्थिक स्थिति पर चोट पहुंचती है तो लोगों से बर्दाश्त नहीं होता। जो आजादी वाला आपने मुद्दा है, जो हिजाब वाला मुद्दा है, वो भी है, वो भी बहुत बड़ा फैक्टर है। लेकिन अभी जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, उसके पीछे सबसे बड़ा जो कारण है वो आर्थिक कारण है। और जब मैं ईरान पहुंचा था सितंबर 2022 में, तो $1 के बदले में 3 लाख रियाल थे। मैं रियाल बोल रहा हूं, मैं तोमान नहीं बोला। ईरानी लोग आमतौर पर तोमान का इस्तेमाल करते हैं, और अभी तो उन्होंने 1000 गुना कम करके उसको तोमान को ऐसे कर दिया है कि जो 10 लाख रियाल है उसको 100 तोमान बोलने लगे, क्योंकि बोलने में दिक्कत होती है, इतने हजार रियाल, इतने हजार तोमान। पहले 10 गुना को तोमान बोलते थे। तो जब मैं सितंबर 2022 में ईरान पहुंचा, तो $1 के बदले में 3 लाख रियाल थे। आज वो 3 साल बाद, लगभग 3.5 साल बाद, वो जो कीमत है डॉलर की, वो 14,50,000 रियाल हो गई है, और 40% प्रति वर्ष की दर से महंगाई बढ़ रही है। आमतौर पर किसी किसी चीज की जो महंगाई है वो 70% प्रति वर्ष की दर से भी बढ़ रही है। जैसे मेरे याद है, जब मैं ईरान पहुंचा तो वहां एक शेयरिंग टैक्सी चलती थी। तो मैं तेहरान में, जहां मैं वास करता था, वहां से मैं विश्वविद्यालय की तरफ जाता था। मैं जब तेहरान विश्वविद्यालय में पढ़ रहा था, तो 5 तोमान में, मतलब 50,000 में रियाल देता था। और जब मैं वापस आया साल भर पहले, मतलब कुछ इस साल के शुरू में जब मैं वापस आया, तो ये कीमत हो गई थी 1,50,000 रियाल। तो इतनी तेजी से वहां मुद्रास्फीति बढ़ी और महंगाई भी बढ़ी। जी, अच्छा, ये आपके मुताबिक दर्शकों, जैसा कि डॉक्टर देव बता रहे हैं कि आर्थिक कारण उत्प्रेरक थे, लेकिन जो सामाजिक बंदिशें, जो आजादी पर रोक है, डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि ये भी हालांकि हमारे जैसे लोग जो बाहर बैठे हुए हैं उनके मुताबिक तो शायद ये ही, क्योंकि आजादी मूल इंस्टिंक्ट है, और पूरी जिंदगी जो लड़ाई चलती है गुलामों की, मालिकों की, ये सारी हमने इतिहास की किताबों में पढ़ा है। लेकिन आपसे एक और सवाल, कहा जाता है कि ईरानी समाज, मतलब जो छन के खबरें आती हैं कि बड़ा अपने आप में उन्मुक्त है, और घरों के भीतर खूब सारी पार्टी होती है, घरों के भीतर खूब सारा जो चीजें बैंड हैं वो भी आती हैं, या जिस तरह की बात, मतलब ईरानी लोग जो हैं वो आमतौर पर हंसी खुशी से जीवन का मजा लेना चाहते हैं, लेकिन उनकी आजादी पर जो संकट है वो हमेशा उनके दिल में चुभता है। तो आप तो वहां 2 साल रहे, क्या आपको वहां के समाज में क्या लगा कि अंदर से किस तरह से वो लोग रहते थे? बाहर तो चलिए सड़कों पर अलग तरह की व्यवस्था है, वहां की नैतिक पुलिस है, मोरल पुलिस है, और बाकी सारी चीजें हैं, लेकिन क्या ये बात सच है कि वहां अंदर खाने खूब पार्टीज होती हैं, खूब लोग खुश रहते हैं, या इस तरह की बातें? पार्टियों की बात चली तो बता दूं कि मेरे तो घर पर ही सबसे ज्यादा पार्टियां होती थी। शुरू में मुझे डर लगा, लेकिन मेरे कुछ ईरानी दोस्त थे, तो बाद में हमने बहुत पार्टियां करी, और मैं तो वहाँ मतलब
मशहूर भी था कि मेरे घर पे बहुत जबरदस्त पार्टियां होती हैं, खुल के पार्टियां होती हैं। मतलब भारत में तो इतनी पार्टियां होती भी नहीं। ईरानियों को जो कल्चर है ना, वो पिकनिक बहुत ज्यादा पसंद है उन्हें। हर हफ्ते पिकनिक करते हैं और पार्टियां करते हैं। उन्हें नाचना गाना ये सब बहुत ज्यादा पसंद है। और बंदिशें आई 1979 के बाद, जब शुरू में खुमैनी ने अयातुल्ला खुमैनी ने वादा किया कि मतलब मैं आज़ादी को आपकी व्यवधान नहीं डालूंगा और ऐसा ही रहेगा वगैरह वगैरह। लेकिन उसके बाद जो वहां के एक लेफ्टिस्टों का एक बहुत बड़ा धड़ा था, लेफ्टिस्टों का एक बहुत बड़ा धड़ा था, जो दूसरी सबसे बड़ी पावर थे, उन्होंने मुल्लाओं के साथ मिलकर वहां के राजा को सत्ता से बेदखल किया और बहुत बड़ा विरोध किया। और उसका पीछे बहुत बड़ा कारण था। मैं आपको बता दूं, बहुत सारे लोगों को मिथ है, ये एक मतलब एक दिमाग में बैठी हुई गलतफहमी है कि राजा बहुत अच्छा था। राजा बहुत अच्छा नहीं था। उस समय 20-25% लोग ईरान के गरीब थे, लेकिन आजादी थी, मौज मस्ती थी, आजादी थी। और मैं आपका बहुत बड़ा एक भ्रम तोड़ दे रहा हूं आज। बहुत सारे लोगों को इस बारे में नहीं पता। बहुत बड़ा पाकिस्तान सपोर्टर था जो राजा था, मोहम्मद रजा शाह पहलवी। उसने हमेशा 1965 की जंग में पाकिस्तान की बहुत ज्यादा मदद की। उसने कहा कि तुम हमारे यहां से भी हमले करो, हर तरह की मदद की पाकिस्तान को। 1971 के वार में भी मदद की, क्योंकि ईरान की पोजीशन जो थी उस समय, वो मिडिल ईस्ट के दरोगा की थी और वो अमेरिका का सबसे बड़ा सहयोगी था। और जितने अरबी मुल्क हैं, इनके जो हुक्मरान हैं, ये बड़े भाई की तरह ट्रीट करते थे ईरान के राजा को। और वो बहुत पावरफुल आदमी था, वो इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन वो एंटी इंडिया था। मैं बताना जरूरी समझता हूं दर्शकों को कि हम भारतीय हैं तो अपने देश के संदर्भ में भी बात होनी चाहिए। और उसके खिलाफ 20-25% लोग उस समय गरीब थे, करप्शन बहुत ज्यादा था। 1 मिलियन लोग उस समय सड़क पर उतरे थे उसके खिलाफ जब वो भागा। उससे पहले 1 मिलियन लोग, 1 मिलियन लोग। उस समय ईरान की आबादी मात्र 3 करोड़ थी। तो आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं, अभी ईरान में 1 मिलियन लोग तेहरान के अंदर सड़क पे नहीं आए। उस लेवल का विरोध अभी भी नहीं है। लोग चाह रहे थे कि बस ये राजा जाए कहीं से। अभी जो ईरानी मेरे दोस्त हैं, मैं उनको बोलता हूं कि भाई, खुमैनी को बुलाया तुम किसने था? 1 मिलियन लोग कौन थे? तुम्हारे तो फोर फादर्स रहे होंगे, तुम्हारे तो पिताजी ताऊ जी कोई तो रहा होगा ना जो 1 मिलियन लोग थे। वे कहीं बाहर से तो आ नहीं गए हैं। तो उन लोगों को और तो भाई आपने वो उस समय की तथाकथित क्रांति में तो भाई वामपंथी लोग भी उतर गए थे सड़कों पर, वामपंथियों का भी साथ मिला था ना। और ये ये भी एक मजेदार गुत्थी है डॉक्टर साहब, कि जहां जहां ये इस्लामिक गठजोड़ होता है, अच्छा किसी इस्लामिक कंट्री में कोई कम्युनिस्ट नहीं रह सकता, लेकिन बाकी जगहों पर इनका बड़ा जबरदस्त गठजोड़ रहता है। इस पर खैर अलग से बात करेंगे। आपने जोगी समाज, भारत का ईरान से गहरा संबंध रहा है। कई बार तो ये भी हमारे तथाकथित इतिहासकार लोग ये भी बताते रहे हैं कि हम आर्य लोग ईरान से आए थे, पता नहीं घोड़े पर आए, कैसे आए, या मंत्र से चले आए, पहुंच गए। मैं जिस कुल से आता हूं और जिस वर्ण में मेरा जन्म हुआ है, हमारे बारे में कहा जाता है कि हमें सांब ने, कृष्ण के पुत्र सांब ने हमारे बहुत पुराने 18 पूर्वजों को ईरान के पास मग द्वीप जो है वहां से बुलाया था। तो ये सारी बातें भी हैं। लेकिन आपने जोगी समुदाय की बड़ी अच्छी चर्चा की थी, ये क्या, इस पर थोड़ा बताइए कि वहां कितने लोग हैं जोगी समुदाय के, कैसे गए, क्या हुआ? मैं हमारी जो बात पीछे अधूरी रह गई थी, मैं उसको पूरा कर जी, दूं। उसको पूरा हम करके उसके बाद आप आगे पार्टी करें। वगैरह की जो बात कर रहे थे, हाँ, जी। बहुत खुला हुआ समाज है, लेकिन पूरा समाज खुला हुआ नहीं है। 15-20% लोग अभी भी बहुत धार्मिक हैं, मजहबी हैं। और मेरे बहुत सारे मित्र हैं वहाँ, हर तरह के मित्र हैं, मतलब महिला मित्र भी, सब है। तो मुझे वहाँ के ईरान के समाज का, मैं उन लोगों के साथ रहा हूँ, उनके घरों पर सोया हूँ, मजहबी लोगों के यहाँ भी रहा हूँ। मैं ईरान के कोम शहर के एक मदरसे में पढ़ा हूँ। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं मैं ईरान में कितना अंदर घुसा हूँ, जो कि सिर्फ मुस्लिम लड़कों के लिए वो मदरसा है। मैं वहां जाके अपनी इस हिंदू पहचान के साथ वहां पढ़ा। कोम वहां का एक रिलीजियस शहर है, तो मैं वहां भी रहा हूं। और मैंने वहां 4 महीने प्रारंभिक रूप से मैंने अपनी पढ़ाई वहां की, तो मुझे पता है। और वहां का सबसे धार्मिक शहर कोम है, 80,000 वहां मुल्ला है। और मेरे साथ धार्मिक लोगों का पता नहीं क्यों, मैं आपको बताऊं,
अनुभव बहुत अच्छा रहा। जो इतने भी वहाँ मजहबी मुसलमान थे, सेकुलर लोगों के साथ भी थोड़ा इतना अच्छा नहीं रहा। जबकि तो पार्टी का वहाँ बहुत जबरदस्त कल्चर है और खुला हुआ समाज है, सबको आज़ादी चाहिए। देखिए मतलब वो तो वहाँ ये है कि वहाँ लड़की खुलेआम रूप से मतलब खुलेआम गाना नहीं गा सकती, बैन है वहाँ। साइकिल नहीं चला सकती, मोटरसाइकिल नहीं चला सकती। कारण क्या? कि कारण ये है कि अगर वो लड़की साइकिल चलाएगी या मोटरसाइकिल चलाएगी तो उसके शरीर के उभार दिखेंगे और मतलब पुरुष उत्तेजित हो सकते हैं। और मतलब ये सब पुरुष कारण है। उत्तेजित होंगे जी। हाँ, मतलब ये सब कारण है वहां, तो इसी वजह से बहुत ज्यादा बंदिश है वहां। लेकिन मैं इस एक बात और बता दूं कि ईरान पहले से ही, शाह के जमाने से ही या उससे पहले ईरानियों का कल्चर है मौज मस्ती करना, पार्टी करना। मैं भी उस कल्चर का मतलब मैंने भी एक किस्म से कह सकते हैं कि दोहरा जीवन जिया वहाँ, क्योंकि मैं मुझे डांस करना पसंद है। आपको तो पता ही मैं डांसर हूँ, तो मैं हम्म। तो डांस करता ही हूँ। तो मेरे घर पे भी अच्छा, खूब जबरदस्त। डॉक्टर देव ने मतलब इनके एक सब्जेक्ट में वो डांस भी है। तेरा जो हाँ, विषय इन्होंने नेट में डांस में पास किया JRF है है। उसमें JRF है इनका जी। तो तो ये सब है, ये आजादी वाला मामला है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, मुल्लाओं ने काम बहुत अच्छा किया वहां। वहां एक चीज आई थी, रेड शियाइज्म, कि ये जो शिया मत है इसको समाजवादी बना दिया जाए। तो वहां बहुत सारे लोगों को ये बात अजीब लग सकती है, मुल्लाओं ने वहां गरीबी खत्म की है। वहां 5-7% ही लोग गरीब बचे हैं। अभी पिछले 5-6 साल में जो है आर्थिक स्थिति खराब हुई है। मैं आपको बता दूं संपन्नता का क्या स्तर है वहां। हमारे यहाँ के अरबपति के घर के अगर आप अंदर जाके देखेंगे कि उसके किस तरह का फर्नीचर है, किस तरह का, वहां के एक लोअर मिडिल क्लास के मकान का आदमी का जो घर है, उसके जो अंदर का फर्नीचर है, जो उसकी सजावट है, वो एक है, इस लेवल पर थी। जमहूरिया इस्लामी जो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान है, इसने ठीक है आजादी छीनी है, लेकिन सब लोगों को उसने अमीर बनाया है। ये बात भी सच है। आप यकीन नहीं करेंगे कि ईरानी लोग इतने ज्यादा लग्जरी लविंग है और नई नई चीजों को पसंद करते हैं। जमहूरिया इस्लामी ने, जब मैं उनको बताया कि शाह के टाइम पे बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार था, 20-25% लोग बहुत ज्यादा गरीबी में थे, और उन्हीं लोगों में से 1 मिलियन लोग तेहरान की सड़कों पर आए थे जिन्होंने उसको उखाड़ फेंका। जो करप्शन था, आजादी थी, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन मुल्लाओं ने वहां आजादी तो छीनी, लेकिन लोगों को संपन्न बनाया और सब लोगों को बहुत पैसा बांटा। इतना पैसा बांटा ईरानियों को, 5-6 साल पहले तक ये हाल था ईरान में। इतना पैसा था कि ईरानी हर साल फर्नीचर बदल देते थे अपना, और फर्नीचर बदलते नहीं थे, सड़क पे रख देते, जिसका मन हो उठा के ले जाए। अभी मेरी फ्रेंड है एक बहुत ही खास, तो उसने भी मकान खरीदा है, इतनी बुरी आर्थिक स्थिति के साथ सारा का सारा फर्नीचर उठा के बाहर रख दिया, नया मकान खरीदा, सारा नया फर्नीचर लिया है। तो ये भी जमहूरिया इस्लामी नहीं किया है वहां। ये मतलब हर चीज के दो पक्ष होते हैं। तो एक ईरान में दूसरे नंबर पर दुनिया में सबसे ज्यादा खनिज गैस है, और 5वें नंबर पर सबसे ज्यादा पेट्रोल और ये डीजल है, खनिज ईंधन, ये तेल है। तो अभी ईरान में 90 पैसे है, और तेल और गैस को सब्सिडाइज किया हुआ है। इतने ज्यादा सब्सिडाइज किया हुआ है कि आप गैस का चूल्हा जला के छोड़ दो अगर अपने घर में, और वो 1 महीने तक जलता रहे, तो आपका बिल शायद 200 रुपए आएगा या 300 रुपए। इतना ज्यादा सब्सिडाइज है, गैस वहां सब्सिडाइज है। और पेट्रोल की कीमत अभी शायद होगी 85 या 90 रुपए, 90 पैसे प्रति लीटर, इंडियन करेंसी में बता रहा हूँ। तो ये भी किया है, आजादी वाला मामला भी है। तो मुझे ये जमहूरिया इस्लामी का ये पक्ष भी बताना था कि जमहूरिया इस्लामी जो है, जो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान में जो मुल्ला राज है, उसने ईरान को बहुत ज्यादा संपन्न बनाया है। और आपको एक बहुत चौंकाने वाली बात बता दूं, शाह के समय, राजा के समय हमारे संबंध हमेशा खराब रहे ईरान से, क्योंकि जो शाह था वो सेकुलर जरूर था, लेकिन वो मुस्लिम ब्लॉक के नाते वो पाकिस्तान को सपोर्ट करता था, क्योंकि अमेरिका का आदमी था, और भारत को वो समझता था कि हम लोग सोवियत ब्लॉक के लोग हैं। तो उसने हमेशा से 1971 वार में, 1965 वार में पाकिस्तान को खुला लॉजिस्टिक और हर तरीके की मदद उसने की थी। लेकिन दिक्कत क्या हुई, 1978 या 77 के आसपास शाह जो था ईरान का, वो बहुत ज्यादा ओवर एम्बिशियस हो गया, क्योंकि 1974 से ऑयल बूम आया,
उसने बहुत ज्यादा तेल का प्रोडक्शन शुरू कर दिया और ईरान के पास उस समय 4 साल में बहुत ज्यादा पैसा आया उससे, लेकिन वहां के गरीब लोगों की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। और न्यूक्लियर प्रोग्राम भी शाह ने शुरू कर दिया था। डॉक्टर जब देव न्यूक्लियर शाह ने शुरू कर दिया, मैं अपनी बात पूरी कर जी दूं फिर भूल जाऊंगा, तो अमेरिका को लगा कि यार ये आदमी तो हाथ से निकल रहा है, तो फिर अमेरिका एंटी शाह हो गया। बाद के 1 साल में अमेरिका भी एंटी शाह हो गया था। और ईरानियों के एक बहुत बड़े वर्ग का ऐसा मानना है कि मुल्लाओं को हमारे ऊपर थोपा गया, लेकिन मेरा ये कहना है कि नहीं, थोपा नहीं गया भाई, उन्होंने तो आपने ही उनको बुलाया था और जन समर्थन दिया। अब आप मैं दर्शकों आपको ये जानकारी दे दूं कि डॉक्टर देव अभी मुंबई में हैं। आपको इनके बैकग्राउंड से जो आवाजें आ रही हैं वो मुंबई के घरों की संरचना की वजह से आ रही है। ये भाई साहब अकेले हैं, फिर भी आपको बैकग्राउंड में कुछ बच्चों वगैरह की बात आ रही होगी। और देखिए ये बातचीत इतनी दिलचस्प हो गई है कि हमारा समय बीत गया, मेरा एक प्रश्न अधूरा रह गया और अभी भी हम लोग बहुत सारी बातें नहीं जान पाए हैं। तो ईरान पर ये पूरी सीरीज जारी रहेगी और हम लोग डॉक्टर देव के साथ 2 या 3 और भी बातचीत करेंगे, 2-3 कड़ियों में। लेकिन वैश्विक राजनीति के संदर्भ में डॉक्टर देव ने जो बातें बताई हैं उन बातों पर गौर करना चाहिए कि अमेरिका इस पूरी दुनिया का द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब दरोगा बना और सीआईए किस तरह किसी देश में किस तरह क्या काम करता है, ईरान और सऊदी अरब का लफड़ा, दोनों को इस्लामिक जगत का खलीफा बनना था, फिर बीच में ये पिद्दी पाकिस्तान आ गया जो खुद को मौलानाओं का मौलाना बता रहा है, कह रहा है कि पाकिस्तान तो इस्लामी हुकूमत के लिए ही बना है, वगैरह वगैरह। ये सारी बातें इन सबको समझना होगा। डॉक्टर देव, एक चूंकि जोगी वाला प्रश्न मैंने पूछ लिया है तो प्लीज उसको थोड़े संक्षेप में बता दें, 2 से 3 मिनट में आपके कंक्लूडिंग रिमार्क्स, फिर हम लोग इस चर्चा को दूसरे सत्र में जारी रखेंगे। जी हाँ, तो मैं ईरान में था तो मैं एथनोग्राफी की स्टडी भी करता हूँ, क्योंकि मुझे नई नई चीज़ों को जानने में मज़ा आता है। तो मैं तेहरान के एक बाजार में था, तो मैंने देखा कि वहाँ एक लड़की डांस कर रही है। तो मेरे साथ मेरी फ्रेंड थी, उसने बोला कि शायद ये लड़की जोगी समुदाय की है। तो मुझे थोड़ा पता तो था कि यहाँ जोगी हैं, तो मुझे बड़ी उत्सुकता हुई। फिर मैंने उनके बारे में एथनोग्राफी की स्टडी की और मैं कई इलाकों में जोगियों को ढूंढने गया। मैं जिप्सियों को भी मैंने वहाँ ढूंढा और भारत के जोगी समुदाय को मैंने ढूंढा जो 400-500 साल पहले वहाँ धीरे धीरे धीरे, जब पाकिस्तान तो अभी बना है 70-80-75 साल पहले, उससे पहले तो ईरान हमारा पड़ोसी देश था। तो वे जोगी वहां पहुंच गए थे और जोगी सेंट्रल एशिया के और भी बहुत सारे देशों में, अफगानिस्तान में। तो मैं उन जोगियों से मिला। उनकी जो जोगी पहचान है वो सिर्फ नाम की रह गई है अभी, और उनकी जो इस्लामिक आइडेंटिटी है वो भी संदिग्ध है, क्योंकि 20-30 साल से उन्होंने अपने आप को मुसलमान कहना शुरू किया। लेकिन उनके अंदर जो जोगी समुदाय है, जो एक जोगी एक बिरादरी जो है, जो वही गुरु गोरखनाथ वाले जो मठ हैं, योगी आदित्यनाथ के मठ से जो संबंधित लोग हैं, वो ही उसी के अनुयायी वे जोगी लोग हैं। वे वहां सैकड़ों साल पहले, 300-400 साल पहले पहुंच गए थे और धीरे धीरे वे लोग वहीं सेटल हो गए। ये लोग ज्यादातर दवाइयों का कारोबार करते थे, मतलब किसी को दवा दे दी, और ये लोग गृहस्थ होते थे। तो उसके बारे में मैं थोड़ा एथनोग्राफी की स्टडी की। पिछले साल 2023 में गोरखपुर में जो पीठ है जिसके अध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, योगी जी, तो वहाँ एक सेमिनार का आयोजन किया था। तब मैं ईरान में था, तो मैंने वहाँ से अपना एक योगी समुदाय पर एक सेमिनार हो रही थी, तो मैंने अपना एक रिसर्च आर्टिकल भेजा था, तो उसको भी उसमें शायद शामिल किया गया था। तो मैंने उन पर काफी शोध किया, लेकिन उनकी हिंदू आइडेंटिटी अब खत्म हो चुकी है, लेकिन हिंदू उनकी इस्लामिक आइडेंटिटी, आइडेंटिटी नहीं है हिंदू क्योंकि वो आइडेंटिटी किसी नए नए मुसलमान बने हैं कि भेदभाव से बचने के लिए शायद वो मुसलमान बन गए। तो ज्यादा प्याज खाएंगे ही, हालांकि उनको स्वीकार नहीं किया जाएगा क्योंकि जब नहीं, वो ज्यादा 73 प्याज नहीं खा रहे, वो कुछ नहीं खा रहे, वो ना हिंदू रहेंगे ना वो मुसलमान है, वो क्योंकि रहेंगे। 73 फिरकों में बटा हुआ इस्लाम जब अपने आप में इतना उलझा हुआ है तो चीजें उस तरह से होती हैं। लेकिन दर्शकों श्रोताओं, आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक संख्या में देखें और हम ईरान पर लगातार चर्चा करेंगे। ये हमारा पहला वीडियो है, ये हमने केवल बैकग्राउंडर दिया है। आपको समझ में आ रहा होगा कि
लक्ष्मण देव जी के साथ इनके पास कितना खजाना है और हम कितनी नई बातें जान सकते हैं। जिस रजा शाह पहलवी को हमारे देश के पाठ्य पुस्तकों में, भाई मैंने छठी किताब में पढ़ा था कि बड़ा महान आदमी था, फलाना था, चिलाना था। हालांकि बाद में जो भी रिसर्च हुई तो जो बता रहे हैं लक्ष्मण, वैसी सारी चीजें पता चली। नहीं, जो और जो मोहम्मद रजा शाह पहलवी था, जी छूत किया गया, जो भागा, वो आदमी बहुत ज्यादा प्रो पाकिस्तान था और वो बहुत ही शूर था। वो जो अभी राजा जी है था जी। पहले, उसका जो फादर तो था रजा शाह पहलवी, वो बहुत प्रोग्रेसिव आदमी था। उसने लेकिन बहुत सारे चीजें जुल्म भी की। जुल्म इस वजह से की कि दाढ़ी पर बैन लगा दिया, बुर्के पर पूरा ब्लैंकेट बैन लगा दिया। जब आप बैन करते हैं ना चीजों को, वो चीजें बहुत ज्यादा उभरती हैं। बैन नहीं लगाना चाहिए, आजादी देनी चाहिए। जिसको पहनना है और पहनने दो, जिसको नहीं और पहनना नहीं। उसी और उसी का नतीजा होता है कि खुमैनी और खामनेई पैदा होते हैं। और मजे की बात यह है कि आप लखनऊ चले जाएं और वहां इमामबाड़ा में जाएं तो आपको खुमैनी, खामनेई और ऐसे तमाम नेताओं की बड़ी बड़ी तस्वीरें दर्ज मिलेंगी। जी हाँ, इस्लाम में तस्वीरों को या मूर्तियों को रखना, लेकिन ये नहीं, देश है। आप मैं आपको एक बात बता दूं, क्योंकि मैं इस चीज का एक्सपर्ट हूं। जी ईरान का इस्लाम, ईरान का जो इस्लाम है, शिया इस्लाम, उसका भारत के दक्षिण एशिया से के इस्लाम से और अरबियों के इस्लाम से भी कोई कनेक्शन नहीं है। कोई लेना उसका देना एक नहीं है। ईरानी बिल्कुल स्वरूप ठीक। है। वहां बिल्कुल आपको ठीक। रसूल अल्लाह मोहम्मद की तस्वीर भी दिखना आम, मतलब कोई दुर्लभ नहीं है। वहां ड्रामा हो जाए करबला के बारे में। मैंने उसको भी रिसर्च आर्टिकल लिखा है। मेरी इस्लामिक आर्ट पर भी मैंने वहां एक पेपर लिखा था। ईरान का इस्लाम, यहाँ के शियाओं से भी उनका कोई मतलब समानता नहीं है। तो यहाँ के शिया शॉक्ड रह जाते हैं वहां देख के ईरान में कि यार ये इस्लाम ऐसा है क्या। तो वहां बहुत अलग चीज है। आप दक्षिण एशिया के चश्मे से, भारत पाकिस्तान के चश्मे से प्लीज ईरान को मत देखिए। मत ईरान देखिए। बहुत अलग है। वहां का लेकिन शियाइज्म भी डॉक्टर अलग है। साहब, आप ऐसी जानकारियां देते रहेंगे तो पता चला 32 मिनट से ये पॉडकास्ट 60 मिनट का हो गया। कुछ मतलब मैं तो बहुत ईरान लंबा के हो बारे गया। में किताब ही लिख रहा हूँ, क्योंकि अगली ये जानकारियां एक उसमें समा नहीं सकती है पॉडकास्ट में। अगले बहुत पॉडकास्ट में हम लोग ये जानेंगे कि ईरान का इस्लाम कैसे अलग है। देवियों और सज्जनों, प्लीज बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए व्यालोक वाणी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब आप कर ही रहे हैं। आप जानते हैं कि मैं अलग अलग विषयों के विद्वानों को बुलाता हूं और उनसे बातचीत करता हूं। इसलिए आपसे ये निहोरा है, अनुरोध है, अपने स्नेह की वर्षा में भिगोते रहिए जनाब, बड़ा अच्छा लगता है। और एक विराम, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय जय सिया राम।